शब्दावली पढ़ी, एक बार फिर देखिए रिवाइज कर लेते हैं। शब्दावली में जो शब्द हमने पढ़े वो देखिए। एक शब्द जो हमने पढ़ा उसका नाम था शिक्षण, एक शब्द जो हमने पढ़ा इसके अंदर अनुदेशन, एक शब्द जो हमने पढ़ा व्यूह रचना, इसके बाद एक शब्द और पढ़ा जिसका नाम था विधि, उसके बाद एक और पढ़ा जिसका नाम था प्रविधि। ये सारे शब्दों के अर्थ को हमने समझा। टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, स्ट्रेटेजी, मेथड, टेक्निक्स, कितने हैं टोटल? 5। इन दोनों में हमने देखिए रिलेशन देखा और डायग्राम हमने बनाया इस तरह से। देखिए क्या बनाया, इसमें तो हमने लिखा शिक्षण और इसमें लिखा इंस्ट्रक्शन। अनुदेशन शिक्षण के बाद होते हैं, अनुदेशन शिक्षण के बाद होते हैं, लेकिन शिक्षण अनुदेशन का भाग नहीं होता है। ये बात क्लियर है। यहाँ पर कक्षा कक्षा में एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए पढ़ाया जाए तो अनुदेशन, सभी उद्देश्यों के लिए पढ़ाया जाए तो ये औपचारिक होता है, ये अनौपचारिक होता है, ये ज्ञानात्मक होता है, ये तीन उद्देश्यों के लिए होता है। बात खत्म। फिर उसके बाद आएगा हम तीन चीजों का। इसका मैंने आपको बताया था विधि का अर्थ, विषय वस्तु को बच्चों तक पहुंचाना। कहां से? यहां से विषय वस्तु कहां पहुंच जाए वहां तक, वो साधन है ये। अच्छा ये गलत बोल गया मैं, ये जो मैं बता रहा हूं किसका बता रहा था? विधि का। व्यूह रचना का संबंध किससे होता है? उद्देश्य। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो रणनीति बनाई जाती है वो हमारी क्या कहलाती है? व्यूह रचना। और विषय वस्तु को प्रस्तुत करना, प्रस्तुतिकरण की शैली या तरीका या रास्ता या साधन क्या कहलाता है? विधि। और प्रविधि क्या होती है? विषय वस्तु को स्पष्ट करना, विषय वस्तु को स्पष्ट करना। और इसके अलावा और भी लिख सकते हैं PLM, विषय वस्तु में क्या लाना? रोचकता लाना। देखो जल्दी से शब्द देखो, शिक्षण विधि का अर्थ, शिक्षण विधि का अर्थ, अर्थ में देखो विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका। उसके बाद लिखिए प्रविधि, शिक्षण प्रविधि। प्रविधि में देखो इनका प्रयोग शिक्षण विधियों के साथ किया जाता है, इनका प्रयोग शिक्षण विधियों के साथ किया जाता है, शिक्षण विधियों के साथ किया जाता है। इनके माध्यम से विषय वस्तु को, इनके माध्यम से विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाता है। जैसे विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाता है, जैसे उदाहरण प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, कहानी प्रविधि, व्याख्या प्रविधि, ये सब क्या है? प्रविधि है। देखिए शब्दों के सभी अर्थ क्लियर हो गए। देखिए हमारे पास शिक्षण, अनुदेशन, व्यूह रचना, विधि, प्रविधि और PLM। इस तरह से देखिए हम सारे शब्दों को पढ़ लेते हैं और अब पहुंचते हैं जो हमने इसके अंदर दे रखा है व्यूह रचनाओं के प्रकार। वो भी कौन सी? अनुदेशात्मक। अनुदेशात्मक मतलब वो उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, विशिष्ट उद्देश्य। और विशिष्ट उद्देश्य कौन से होते हैं? ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, ये हमारे कौन से होते हैं? विशिष्ट उद्देश्य कहलाते हैं। और आपको याद भी होगा हर जो इकाई हम पढ़ाते हैं, हर जो टॉपिक प्रकरण जिसको कहते हैं, प्रत्येक क्या बनाते हैं? डेली अलग लिखते हैं और यही उद्देश्य कहलाते हैं विशिष्ट उद्देश्य। हमें कक्षा में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनका नाम क्या है? अनुदेशात्मक उद्देश्य। तो लिखो आप निकालिए अनुदेशात्मक व्यूह रचनाओं के प्रकार, अनुदेशात्मक व्यूह रचना प्रकार। दो प्रकार की व्यूह रचनाएं होती हैं, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की व्यूह रचनाएं। देखिए ऑटोक्रेटिक एक तंत्रीय व्यूह रचना, दूसरा डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक व्यूह रचना। कितने तरह की व्यूह रचनाएं होगी? दो तरह की व्यूह रचनाएं, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक, एक तंत्रीय और लोकतांत्रिक। एक तंत्र को देखिए हम निरंकुश भी कहते हैं या प्रभुत्ववादी भी कहते हैं और इसको हम जनतांत्रिक भी कहते हैं। दोनों के नाम लिखिए। दो प्रकार की व्यूह रचनाएं अपने यहां। लिखिए अब समझ लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद बात करते हैं। देखो प्रभुत्ववादी या निरंकुश या एक तंत्रीय, दूसरी कौन सी? लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक व्यूह रचनाएं। अब यहां जो आती है ये प्रभुत्ववादी व्यूह रचनाएं डिपेंड करती है इस पद्धति पर TCP और ये करती है CCP। ये शब्द सुना हुआ है आपने? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षण पर आधारित। और ये किस पर आधारित होती है? टीचर सेंटर्ड पेडागोजी, यानी शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक चाहेगा क्लास वैसे चले, सर्वे सर्वा कौन है? शिक्षक। और कैसी भूमिका में? निरंकुश या प्रभुत्ववादी भूमिका में। और ये क्लास कैसे चलेगी? जैसे बच्चे चाहेंगे, बच्चे की रुचि, बच्चे का स्तर, उसके अकॉर्डिंग ये कक्षा चलती है। तो इसलिए ऐसी देखिए जो व्यूह रचना होती है, व्यूह रचना का निर्माण करते समय हमें किसको ध्यान में रखना पड़ता है? TCP को। TCP क्या है? शिक्षक केंद्रित शिक्षण, शिक्षक केंद्रित। इस व्यूह रचना को ध्यान में रखकर देखिए योजना बनाई जाती है। ये किसमें ध्यान में रखें? बच्चे को ध्यान में रखकर, जिसको हम कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षण। देखिए तो ये व्यूह रचना कैसी होती है? बाल केंद्रित होती है। ये कैसी होती है? शिक्षक केंद्रित। शॉर्ट में याद करना है TCP और इसको हम क्या कहते हैं? CCP। अब आप देखिए जब शिक्षक केंद्रित है ऐसी विधाओं को कहा जाता है मनोवैज्ञानिक। ऐसी व्यूह रचना है मनोवैज्ञानिक। ये कैसी है? मनोवैज्ञानिक। देखिए मनोवैज्ञानिक का क्या होता है? बालक की रुचि और स्तर को ध्यान में रखकर जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक। जहां बालक की ना तो रुचि को ध्यान में ना उसके लेवल को ध्यान में रखकर ऐसी को क्या कहेंगे? है मनोवैज्ञानिक। ये व्यूह रचना कैसी है? मनोवैज्ञानिक व्यूह रचना। और ये कैसी है? मनोवैज्ञानिक व्यूह रचना। दूसरी देखिए इन व्यूह रचनाओं को देखिए प्राप्त करने के उद्देश्य होता है केवल ज्ञानात्मक। और जो उद्देश्य प्राप्ति होती है ज्ञानात्मक। और यहां जब बच्चे की सारी चीजों को ध्यान में रखकर बच्चे को एक्टिविटी करते हैं तो ज्ञानात्मक के साथ भावात्मक और क्रियात्मक भी बच्चा स्वयं क्रिया करता है। यहां बच्चा नहीं करता, केवल सुनता है जो टीचर पढ़ा रहा है, जो टीचर दिखा रहा है उसको देखता है। इसलिए यहां कौन से उद्देश्य प्राप्ति को ध्यान में रखा जाता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति। और यहां तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखा जाता है। अब आप देखिए बाल केंद्रित बालक सक्रिय होता है और यहां शिक्षक सक्रिय होता है। शिक्षक केंद्रित तो ये भी लिख सकते हैं इसमें शिक्षक प्रधान। शिक्षक क्या है? प्रधान या सक्रिय होता है। और यहां कौन होता है? बच्चा होता है। बालक सक्रिय होता है यानी लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखता है बच्चा। बालक सक्रिय या प्रधान। ये जो अंतर बताया कई बार ये पूछे कौन सी व्यूह रचनाओं में बालक प्रधान होता है, कौन सी व्यूह रचनाओं में शिक्षक प्रधान होता है, कौन सी व्यूह रचनाएं मनोवैज्ञानिक है, कौन सी कौन सी व्यूह रचनाएं ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति करती है, कौन सी व्यूह रचनाएं तीनों उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बताओ जल्दी से दोनों का अंतर। ये है हमारी दो प्रकार की व्यूह रचनाएं। अच्छा कईयों की जगह फिक्स होती है, वो चेहरे वहीं बैठे मिलते हैं, उनकी जगह चेंज नहीं होती है। शायद सबसे पहले आके बैठते होंगे अपनी जगह पर और कईयों की जगह फिक्स नहीं होती है, जहां मिल जाती वहीं बैठ जाते हैं। ऐसे बदलते रहना चाहिए व्यक्ति को, जगह हमेशा बदलती रहनी चाहिए। क्लास बदलती कैसे? अच्छा वो प्लेस बदल दिया आपका। मैंने सोचा कि क्लास बदलने का मतलब है कि आप एक ग्रुप से बीबीआई बीसीसी में से बना की वो। अच्छा बता दिया अभी कितने प्रकार की व्यूह रचनाएं दोनों समझना देखिए बड़ा आसान। एक तंत्रीय, दूसरा लोकतांत्रिक। यानी मिलजुल कर जहां बच्चे स्वयं काम करते हो, अपनी रुचि से अपने स्तर के अकॉर्डिंग काम करते हो और अपने तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति करते हो। ऐसी व्यूह रचनाएं जहां बच्चों की कोई नहीं सुनी जाती है, केवल शिक्षक प्रधान। जो शिक्षक को आता है वही काम बजा के चला जाता है, बच्चे सोते हो चाहे समझ में आए या नहीं आए, इसको कहा जाता है ऑटोक्रेटिक। अब कुछ उदाहरण देखते हैं नीचे जो पेपर में पूछे जाते हैं इस व्यूह रचना के उदाहरण देखिए। उदाहरण नंबर 1 व्याख्यात्मक, अंग्रेजी में कहते हैं लेक्चर।
व्याख्यात्मक व्यू रचना, पाठ प्रदर्शन व्यू रचना, लेसन डेमोस्ट्रेशन स्ट्रेटेजी। उसके बाद देखिए और देखिए यहाँ अनुवर्ग, ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल स्ट्रेटेजी व्यू रचना। हिंदी में क्या नाम है? अनुवर्ग, इंग्लिश में है ट्यूटोरियल व्यू रचना। और देखिए चौथी अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन। अनुदेशन को क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन। अभिक्रमित को क्या कहा गया है? प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अभिक्रमित अनुदेशन कितनी है? 4 है। बाकी बची तो सब किसमें आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। देखिए वैसे तो आपने नाम सुना होगा शिक्षण वीडियो के रूप में। उद्देश्य को प्राप्त करना है तो ये क्या बन जाती है? व्यू रचनाएं। और वीडियो के रूप में काम में लेते हैं तो ये क्या बन जाती है? शिक्षण की विधियां बन जाती हैं। वही प्रोसीजर वही होती है, लेकिन उद्देश्य अलग अलग होता है। विषय वस्तु प्रस्तुत करना है या उद्देश्य को प्राप्त करना है। बताओ जल्दी से चारों को यहाँ। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए काफी है, जैसे समस्या समाधान, व्यू रचना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। अगला आता है प्रोजेक्ट, व्यू रचना। फिर आता है हायूरिस्टिक। हायूरिस्टिक को हिंदी में क्या कहा जाता है? खोज या अनुसंधान, व्यू रचना। फिर उसके बाद देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, मानस मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग व्यू रचना। देखिए सामाजिक या सामाजिकत, अभिव्यक्त, व्यू रचना। सोशल रेसिटेशन, इंग्लिश में क्या नाम है इसका? सोशल रेसिटेशन स्ट्रेटेजी। रोल प्लेइंग, पात्र अभिनय, रोल प्लेइंग व्यू रचनाएं। समस्या समाधान, उसके बाद प्रोजेक्ट, अनुसंधान, मानस मंथन, सामाजिकत, पात्र अभिनय। ये कुछ बड़ी बड़ी और फेमस एक तरह से क्या विधियां भी हैं जिनके जो नाम तो मैं यहाँ लिखा हूं। और भी देखिए विधियां होती है, ये विधियां होती है आगमन निगमन संश्लेषण विश्लेषण। ये एक तरह की विधियां हैं, छोटी विधियों के रूप में जाना जाता है, तो एक सब्जेक्ट विशेष में काम आती है। बाकी तो देखिए विषय में काम आने वाली है। अब देखिए इन दोनों के अलावा कुछ नवाचार भी हैं जिन्हें कहा जाता है नवाचार के नाम से, यानी कुछ व्यू रचनाएं ऐसी हैं जो नवीन है। अपने पेपर में अब तक पूछी गई हैं, सारी कौन सी पूछी गई हैं? नवीन जो है एक तरह से विधियां जिन्हें हम यहाँ क्या कह रहे हैं? व्यू रचनाएं। उनको ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। वो लिख लीजिए इसके बाद नवाचार या नवीन व्यू रचनाएं। अजय क्या लिखे? नहीं, ये तो कैसे है? देखिए यहाँ जो हम पढ़ रहे थे दोनों, ये तो एक तंत्र और लोकतंत्र। अब हमारा वर्गीकरण एक तंत्र लोकतंत्र नहीं है, जो नई जो खोज की है वो है ये, इसलिए नई बनाई हमने अलग से। देखो प्रकार में आती है ये भी स्टाइल, लेकिन है कैसे? नवीन या नवाचार वाली व्यू रचनाएं, जिनका आपने नाम सुना होगा कभी है, जैसे टीम टीचिंग सुना है, दल शिक्षण या टीम टीचिंग। ये क्या है? नवाचार। और देखिए इसके बाद और नवाचारों में आता है ऑडियो अनुवर्ग, अनुवर्ग वही ट्यूटोरियल। और देखिए इनके अलावा जो नवाचार के अंदर काम आती है, उसके बाद देखिए सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। और देखिए इसके बाद पर्यवेक्षित अध्ययन, सुपरवाइजर स्टडी, पर्यवेक्षण अध्ययन। कुछ और देखते हैं, जैसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग, भाषा प्रयोगशाला। ये सब क्या है? नई चीजें जो पहले पढ़ भी चुके हैं इनको। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, भाषा प्रयोगशाला, ये सब नवाचार है। भाषा प्रयोगशाला, व्यक्तिगत अनुदेशन एक और है, यहाँ लिख देता हूं व्यक्तिगत अनुदेशन, व्यक्तिगत अनुदेशात्मक व्यू रचना, व्यू रचना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब तक पुराने क्वेश्चनों को देखोगे ज्यादातर इनमें से पूछा गया है। या देखिए ये जो अपना है सामाजिक अभिव्यक्ति जो विधि बताई, सोशल रेसिटेशन, इसके बहुत सारे रूप हैं, उनको भी पूछा गया है, जैसे सेमिनार। इसके रूप में जैसे वर्कशॉप, जैसे क्या है इसमें? वर्कशॉप, वाद विवाद, डिस्कस, इसी के रूप में है सिंपोजियम। तो देखिए अपने यहाँ पर जो पूछे जाते हैं ये व्यू रचनाएं स्पेशल टॉपिक के रूप में नहीं है, तो ये है हमारी इकाई का नाम है अनुदेशात्मक व्यू रचनाएं। वस्तुनिष्ठ प्रणाली में इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, छोटे छोटे रूप में पूछी जाती हैं। अगर हम पढ़ रहे होते मेथड तब तो इनकी क्या पढ़ते हैं? बड़ी बारीकियां पढ़ते हैं। तो अब हमें इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी है, कोई ज्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि रिवालों में सारी स्पेशल जानकारी पढ़ाता हूं महीनों तक पढ़ते रहते हैं मेथड को डिटेल से। लेकिन यहाँ हमें इनके बारे में ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है कि बस हमें ये समझ में आ जाए टीम टीचिंग में होता क्या है, अभी के अनुदेशन में होता क्या, मूल कंसेप्ट क्या है। तो इन चीजों को हम ध्यान में रखते हुए जानेंगे इनको जल्दी जल्दी दो लाइनों के रूप में। अगर वो सवाल बनाए तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो पहले तो ये याद रखिए वर्गीकरण कौन सी नवीन है, कौन सी एकत्रीय है और कौन सी लोकतांत्रिक है। पहला काम तो यही है। देखो स्पेशल में आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा याद रखना है वो कौन सी हमारी, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। चलो अब देखते हैं इन सबको। नंबर 1 लिखो व्याख्यात्मक व्यू रचना। ये सब बता दूंगा, एक एक सब चीज आ जाएगी मुझे, अगर कर दीजिए आप सारी चीजें बता दूंगा। व्याख्यात्मक व्यू रचना देखो भी, एक होता है हमारे पास शिक्षक, बहुत सारे होते हैं हमारे पास शिक्षार्थी। ये सब कौन है? शिक्षार्थी। इसके अंदर देखिए ये बोलता है, ये सुनते हैं बस, ये जो कहेगा उस बात को ये क्या करते हैं? सुनते हैं। तो यहाँ देखिए जो भी कुछ बोला जाता है इसके द्वारा देखिए इसको सुना जाता है इन लोगों का। कैसा संप्रेषण है? वन वे। कैसा है? एक तरफा संप्रेषण। लेकिन है कैसा? औपचारिक अनौपचारिक, क्योंकि विषय वस्तु को लेकर बात कर रहा है। तो कैसा संप्रेषण होता है? औपचारिक संप्रेषण। दूसरे रूप में है एक तरफा वन वे संप्रेषण। शिक्षक कैसा है? प्रधान। तो बालक कैसे हैं? ये सारे कौन बैठे चुपचाप, क्या काम कर रहे हैं? सुनने का काम। ये क्या काम कर रहा है? वक्ता का काम। ये प्रधान है क्योंकि ये वक्ता है, ये सुन रहे हैं इसलिए कौन है? श्रोता है। हो गया बस मैटर। मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक वो होते हैं जिसमें ये सक्रिय है इसलिए है मनोवैज्ञानिक। आपसे पूछा जाए लेक्चर मेथड की विशेषता क्या? यही है, इसमें एक वक्ता होता है, बहुत सारे श्रोता होते हैं। जब कक्षा का आकार बहुत बड़ा हो, विषय वस्तु बहुत बड़ी हो, लेक्चर मेथड काम में ले लो। इसमें औपचारिक वार्ता होती है, संप्रेषण वन वे होता है। और इसके अंदर देखिए सबसे अच्छी बात होती है छपे हुए शब्दों की तुलना में बोले गए अक्षर ज्यादा प्रभावी होते हैं, इसलिए लेक्चर मेथड अच्छा है। समय भी बचता है लेक्चर मेथड में, और जल्दी पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है। वही बातें हैं जो आप जानते हैं उनको मैंने शब्दों में बोल के बताया। कमियां क्या है? कमी सबसे बड़ी है मनोवैज्ञानिक, क्योंकि बात नहीं है। दूसरा हर टीचर अच्छा वक्ता नहीं होता, जो अच्छा नहीं होता इसमें पढ़ा भी नहीं सकता। हर टीचर अच्छा वक्ता नहीं होता है। दूसरा देखिए ये जो विधि है मनोवैज्ञानिक, तो बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग नहीं बच्चा सक्रिय नहीं होता। ये दोस्त बना दी इसकी ऐसी विधि को हम क्या कहते हैं? जल्दी से टाइम पर ताकि बिल्कुल बनते चले जाए हमारे कौन सी विधि में किसकी क्या भूमिका है ये भी पता लग जाए।
सबसे पुरानी विधि कौन सी है? यही है देखिए लेक्चर मेथड। पहले देखिए गुरु के चरणों में बैठकर बच्चे उनके प्रवचन सुना करते थे। यही विधि थी जो सबसे पुरानी विधियों में से। इसको जल्दी से बताइएगा विशेषता लिखो इसकी। इसे प्राचीनतम या कथन विधि भी कहते हैं। प्राचीनतम या कथन विधि भी कहते हैं। प्राचीनतम या कथन विधि भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर लिखिए, बोले गए शब्द छपे हुए अक्षरों की तुलना में, बोले गए शब्द छपे हुए अक्षरों की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इसमें विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है। इसमें विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है। बहुत बड़ी कक्षा को कम समय में पढ़ाया जा सकता है। बहुत बड़ी कक्षा को कम समय में पढ़ाया जा सकता है। पढ़ाया जा सकता है। यह है मनोवैज्ञानिक व्यू रचना है। यह है मनोवैज्ञानिक व्यू रचना है। दूसरी डेमोस्ट्रेशन देखिए व्यू रचना प्रदर्शन। कौन सी व्यू रचना देखेंगे? डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन व्यू रचना। इसकी स्ट्रक्चर देखिए, शिक्षक होता है। बहुत सारी क्या है? शिक्षा आती है देखिए। इस व्यू रचना में होता क्या है देखिए, शिक्षक कोई ना कोई चीज लेके आता है, उसका क्या करता है? प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन को हम कहते हैं प्रस्तुत करना। क्या करेगा? उस विषय वस्तु को प्रस्तुत दिखाएगा बच्चों को। फिर उसके बाद देखिए उसको स्पष्ट करेगा, बताएगा उसके में क्या क्या चीजें स्पष्टीकरण स्पष्ट करना। फिर यदि कोई कार्य करना है तो उस पर कार्य करेगा। कार्य करना 2 कहना, दिखाना और करना, 3 चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। यानी कोई भी चीज चलाता है उसका डेमो देता है, उसको बताता है, शब्दों का प्रयोग करता है, बोलता भी है, और उस कार्य को यदि कार्य है तो उसको करके भी दिखाता है। 3 चीजें कौन करेगा? शिक्षक। ये क्या करेंगे? देखने की चीजें तो देखेंगे, सुनने की चीजें तो सुनेंगे। तो ये देखिए चीजों का क्या करते हैं, ये 2 कार्य करते हैं। एक तो अवलोकन, दूसरा सुनना। यानी देखना और सुनने का काम किसका है? बच्चे का। अब प्रधान कौन है इसमें? शिक्षक। या देखिए थोड़ा बहुत तो सक्रिय है, चित्रों को देखा अवलोकन, शिक्षक का ध्यान से देखो इसको, बच्चा थोड़ा सा देखिए यहाँ सक्रिय हो जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से सक्रिय कौन है? यही प्रधान है देखिए। इसीलिए तो शिक्षक केंद्रित है। प्रधान कौन है इसमें? शिक्षक। और बालक क्या है? कम सक्रिय होता है। ऐसी विधि को क्या कहते हैं? डेमोस्ट्रेशन मेथड कहते हैं। प्रस्तुत करना, स्पष्ट करना और कार्य को करके दिखाना। बच्चा क्या करता है? अवलोकन करता है, सुनता है, इन चीजों को देखिए, जो कार्य कर रहा है उसको देखता है। देखना क्या? क्या अवलोकन है? बड़ी बात है। बता दो इसको, ऐसे समझ देखते रहो, लिखते रहो, इन चीजों में करनी इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है ये चीजें, उसके बारे में पता होना चाहिए ये विधियां क्या है। कहना, दिखाना, कार्य करना, ये सब क्या है? इस विधि में शिक्षक का काम है। और शिक्षा का काम क्या है? अवलोकन करना, सुनना, ये सब काम किसका है? शिक्षा। लिखो इसकी विशेषताएं, अगर डायग्राम बन जाए तो। विशेषताएं नंबर 1, एक बार देखना, एक बार देखना 100 बार सुनने से कहीं अधिक प्रभावशाली। एक बार देखना 100 बार सुनने से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। 100 बार सुनने से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। ये बात सही है गलत है? तो देखिए इसीलिए तो इसलिए किया जाता है चीजों को। ये डायग्राम में क्यों बनाया? क्योंकि देख रहे हैं चीजों। दूसरी विशेषता लिखो, इसमें मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र काम में लिया जाता है। तीसरा, बच्चों में अवलोकन शक्ति का विकास होता है। अवलोकन शक्ति का विकास होता है जिससे ज्ञान का स्थायीकरण भी होता है। अवलोकन शक्ति का विकास होता है जिससे ज्ञान का स्थायीकरण भी होता है। ये मनोवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है? है मनोवैज्ञानिक है या मनोवैज्ञानिक है? है मनोवैज्ञानिक, क्योंकि ये जो कुछ कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है, बच्चे से कुछ भी लिख लो। यह है मनोवैज्ञानिक विधि है। यह है मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें अगली विशेषता, समय व श्रम अधिक लगता है। इसमें समय व श्रम अधिक लगता है। समय व श्रम अधिक लगता है। अंत में लिखिए यह खर्चीली पद्धति है। चलो अब इसके बाद कौन सी थी अपनी? ये हो गया, ये हो गया अनुवर्ग, ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल व्यू रचना। ट्यूशन पढ़ाना या ट्यूशन पढ़ना, सुना है ये शब्द? ट्यूशन में होता क्या है ये बताओ? शायद गहन अध्ययन होता है ना? बहुत अच्छे से पढ़ाता है ट्यूशन में। क्या होता है? गहन अध्ययन होता है उसमें, नहीं होता? अच्छा और बताओ। देखिए ट्यूशन में होता है एक शिक्षक एक बच्चा। जब एक शिक्षक और एक बच्चा होगा तो देखिए अध्ययन कैसा होगा? गहन अध्ययन होगा। और इसी पद्धति को कहा जाता है अनुवर्ग विधि। जैसे शिक्षक कहता है वैसे बच्चा करता चला जाता है, क्योंकि बच्चा शिक्षक का क्या करता है? अनुसरण करता हुआ चला जाता है। इसीलिए इसको कहा गया ट्यूटोरियल व्यू रचना। शिक्षक के देखिए आदेशों की पालना करते हुए गहराई से अध्ययन कराने की विधि है, जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में ट्यूशन कहते हैं। इसमें नाम क्या हो गया? ट्यूशन से क्या बना? ट्यूटोरियल। और हिंदी में क्या नाम है ट्यूशन का? अनुवर्ग। लिखो आप इसके अंदर, यह गहन अध्ययन पर आधारित व्यू रचना है। यह गहन अध्ययन पर आधारित व्यू रचना है। गहन अध्ययन की व्यू रचना है। सामूहिक शिक्षण के दोष को दूर करने के लिए, सामूहिक शिक्षण के दोष को दूर करने के लिए, सामूहिक शिक्षण के दोष को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए इस व्यू रचना को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत कक्षा के विद्यार्थियों को, इसके अंतर्गत कक्षा के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में विभाजित कर दिया जाता है। छोटे छोटे समूह में विभाजित कर दिया जाता है और शिक्षक द्वारा, और शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से, शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक एक समूह को पढ़ाया जाता है। एक एक समूह को पढ़ाया जाता है। एक एक समूह को पढ़ाया। देखिए सहकारी इसमें क्या हुआ? वो तो समूह आपस में पढ़ रहे थे, पर क्या समूह नहीं पढ़े? 4 बच्चों का एक समूह टीचर आया और 4 बच्चों को पढ़ा के चला गया। फिर अगले 4 बच्चों के पास गया और उसको पढ़ा के चला गया। ये कहलाता है ट्यूटोरियल। और ट्यूशन में भी होता है 4 बच्चों को बैच बना लिए, 4 बच्चों को बैच बना लिए, 4 बच्चों ऐसे ही कक्षा को क्या करता है? छोटे छोटे वर्गों में बांटकर और इंडिविजुअल टीचिंग कराई जाती है। जो उनकी व्यक्तिगत समस्या होती है उनका क्या किया जाता है? समाधान किया जाता है। अब देखिए ये ट्यूशन भी जो होता है या ट्यूटोरियल भी होता है, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। लिख लो अनुवर्ग के प्रकार। अनुवर्ग के प्रकार। पर्यवेक्षण अनुवर्ग पहला देखिए,
पहला वर्ग कौन सा है? पर्यवेक्षण अनुवर्ग। इसमें क्या करेगा? टीचर केवल पर्यवेक्षण करता है, बच्चों को जो काम दिया है उसकी निगरानी करेगा इंडिविजुअल रूप से, ये काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसके अंदर लाइन। हाँ जी, सुपरविजन, यहाँ है सुपरवाइजर। देखो इसमें प्रतिभाशाली बच्चों को इस पद्धति द्वारा पढ़ाया जाता है। देखिए, ये पूछा जाता है प्रतिभाशाली बच्चों का कौन सा वर्ग बनाया जाता है? पर्यवेक्षण, क्योंकि इनको ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन छोटी-छोटी समस्या होती है, शिक्षक द्वारा तुरंत क्या कर दिया जाता है? समाधान। नंबर 2, दूसरे नंबर पर लिखिए सामूहिक अनुवर्ग, ग्रुप, सामूहिक अनुवर्ग, अनुवर्ग। यहाँ क्या बनाया जाता है? ग्रुप बनाया जाता है, सामूहिक अनुवर्ग। सामान्य स्तर के बच्चों की समस्याओं का हल करना। एक तो हो गया किसके लिए? प्रतिभाशाली, दूसरा सामान्य बच्चे, तीसरा है प्रायोगिक अनुवर्ग, प्रैक्टिकल। और इसमें कौन से उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहेगा? वो क्रियात्मक, क्रियात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, क्रियात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। हमारी पद्धति भी बड़ी अजीब होती जा रही है, देखिए नहीं हो रही है? कैसे हो रही है अजीब भाई? या ऐसे आप रहे हो? कुछ पता चला क्या कह रहे हो? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है पद्धति की? जिस सीजन में वर्षा होनी चाहिए उसमें तो होती नहीं है। हमेशा वर्षा ऋतु तो सुस्त होती है, या तो देखिए मानसून आने से पहले बरसता है, जब देखिए हमारी जो एक तरह से जो शीत ऋतु वाली जो फसल होती है ना, पक्के तैयार रहती है उसको खराब करने के लिए, क्योंकि शीत ऋतु में किसान से ज्यादा है। जब फसल पक्का तैयार हो जाती है वो काटने के लिए लगता है तो उसको खराब करने आ जाता है। अब देखिए ये जो उड़ान दिनों की जो हमारी है, ये जब जैसे फसल आती है, अब बाजरा जो पक्का तैयार होने वाला था, देखिए पहुंच गए तो आगे पीछे भी रहता है, लेकिन आप देखिए उस समय भी आ गया, अब जरूरत नहीं थी, जब बाजरे में पानी की जरूरत थी तब वर्षा नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि इसी को तो हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे आभास होता है और इतना स्लो होता है कि मनुष्य को इसका देखिए पता भी नहीं लग पाता उस चीज का, ये चीजें बदल रही है। सबसे बड़ा देखिए हमारी वर्षा का जो पैटर्न है उसमें चेंज आ रहा है, जिस ऋतु में होनी चाहिए थी उस ऋतु में नहीं होगा, उसके आगे पीछे हमारा पैटर्न चेंज होगा। अब देखिए इस चीज को हम तो समझ रहे हैं, पक्षी पेड़ पौधे नहीं समझते। जिस ऋतु में देखिए पौधों को फल फूलना था उनको क्या पता कि वो तो सोचते बारिश की ऋतु आ गई है, उस ऋतु में चालू हो जाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के जीवों में प्रजनन एक ऋतु विशेष में हुआ करता था, आजकल जीवों को भी पता नहीं है। ऐसे देखिए हमने जो मंदिर आनी चाहिए थी, थोड़ी सी देखिए गर्मी के बाद सर्दी होने लगी उस समय के अंदर, लेकिन दिसंबर का महीना ऐसा ही होता है, दिसंबर में मंदिर आ जाती है, सर्दी की ऋतु में आपकी फसल चौपट, जो छोटे छोटे बीज बनते हैं वो क्या हो जाते हैं? सर्दी से खत्म। आनी तो मंदिर कब फरवरी में, लेकिन दिसंबर में आ जाती है क्योंकि पौधों को थोड़ी पता कौन सी ऋतु, वो तो ये जानते हैं जैसे उनके मौसम अनुकूल होता है उसी ऋतु में प्रजनन होना शुरू हो जाता है, चाहे जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हो। लेकिन हमें तो पता है जुलाई का महीना वर्षा का है, अगस्त का महीना वर्षा का, बारिश हो या नहीं हो, लेकिन हमें मानसिक रूप से तैयार है, क्या जीव तैयार होते हैं, क्या पौधे तैयार होते हैं, ऐसे पद्धति में कितने एग्जांपल मिलते हैं। और ये चीजों से धीरे धीरे ये सिद्ध होता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ये चीजें हैं जो चीजों को बताती है, हमारी जलवायु परिवर्तन को बताती है। देखो इसके बाद कौन सा रहेगा? इसके बाद ये भी हो गया अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन किसने दी थी? स्किनर ने। पूरा नाम क्या था उनका? इसमें लिखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें से। देखिए बात कर लेते हैं इसके अंदर, देखिए समझने की कोशिश ज्यादा करता है इस चीज में, क्योंकि इसे समझने वाली बड़ी है नहीं, पढ़िए बता दो, पढ़िए क्या होता है। रीड में आओगे तो बड़ी डिटेल से बता दूंगा, है ना। और यहाँ तो केवल हम जरा सा परिचय की बात करते हैं, आप सुनिए पहले आप देखिए अभिक्रमित और दूसरा शब्द कौन सा है। तो यहाँ कुछ क्या दिए जाएंगे? निर्देश, या क्या कहते हैं हम? सूचना। सूचना को यंत्र भी दे सकता है, मशीन भी दे सकती है, शिक्षक भी दे सकता है, कोई किताब भी दे सकता है, कोई परिपत्र भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है सूचना। इसलिए हम यहाँ पर जो शब्द लिया है कौन सा है? अनुदेशन, सूचना देना या निर्देश देना या आज्ञा देना, अभिक्रमित। इसका अर्थ है क्रम से, कैसे है? क्रम से, या कहते हैं व्यवस्थित, क्या कहते हैं हम? तो जो निर्देश दिए गए व्यवस्थित क्रम से दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग इसमें काम करना है। ये देखिए कैसी व्यू रचना है, व्यक्तिगत अनुदेशन की व्यू रचना है, व्यक्तिगत अनुदेशन की। व्यक्तिगत अनुदेशन एक बच्चे के लिए निर्देश नहीं पड़ेगा, प्रत्येक बच्चे के लिए क्या दिए गए हैं? निर्देश दिए गए हैं। और ये निर्देश देने का देखिए जो कार्य होता है, कहानी शुरू होती है हमारे यहाँ सिडनी एल पेशे की एक शिक्षण मशीन से। सबसे पहले क्या बनाई गई थी? टीचिंग मशीन बनाई गई थी, शिक्षण मशीन। उस समय कंप्यूटर नहीं आया था, सिडनी एल पेशे ने बनाई थी सबसे पहले, एल पेशे इनके द्वारा बनाई गई। और जैसे ये बनी मशीन उसके बाद लोगों ने आधार मिल गया, कैसे भी बनाया जा सकता है इस मशीन को, जब देखा लोगों ने। इन्हीं से प्रेरित होकर देखिए फिर क्या नाम था? एफ बी स्किनर, ये क्या? बीएफ, एक मिनट, बीएफ स्किनर। इन्होंने देखिए एक शिक्षण की पुस्तक तैयार कर दी, मशीन नहीं, एक क्या तैयार कर दी? मशीन की तरह काम करने वाली पुस्तक, और उसे हम कहते हैं शिक्षण की एक पुस्तक तैयार की थी इन्होंने, स्वचालित, स्वचालित पुस्तक। किसने बनाई? स्किनर ने बनाई। देखिए स्वचालित पुस्तक बनाई, उस पुस्तक को बच्चा देखिए व्यक्तिगत रूप से पढ़ लेगा आसानी से, और उसी को हम कहते हैं अभिक्रमित अनुदेशन। इस पुस्तक में क्या चीजें थी? इस पुस्तक के अंदर एक पेज में एक या दो लाइन, पेज जो था उस पेज को नाम दिया गया फ्रेम। हम तो अपनी भाषा में पेज कहते हैं, इन्होंने क्या नाम दिया था इसको? फ्रेम। तो देखिए छोटी छोटी फ्रेम यानी छोटे छोटे पन्ने थे, उनको उलट ले जाओ। उसके अंदर लघु पद थे, फ्रेम भी छोटी और पद भी एक या दो लाइन क्या होगी? छोटे छोटे पद। फ्रेम के बाद दूसरा क्या है? पद पर क्या है जो लिखा गया है वो। उसके बाद बच्चा पढ़ेगा और अनुक्रिया करेगा, कोई भी क्रिया क्या पढ़ना उस लाइन को, और फिर उसके माइंड में क्या है? अनुक्रिया। तो देखिए उस चीज को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। अनुक्रिया का मतलब उसका उत्तर देगा जो कुछ लिखा है, पूछा गया है। छोटे छोटे फ्रेम, छोटे छोटे पद और अनुक्रिया। अब वो अनुक्रिया के बाद वो ये जांच करेगा मेरा उत्तर सही है या गलत है, तो स्वयं मूल्यांकन करेगा, अपना मूल्यांकन भी करेगा, स्वयं करेगा, क्योंकि इंडिविजुअल है, कोई दूसरा नहीं आएगा। और उसके बाद देखिए उसको सही उत्तर भी बताया जाएगा, वो कहलाता है फीडबैक, प्रतिपुष्टि। फिर क्या है इसमें? फीडबैक या प्रतिपुष्टि या प्रश्न पोषण, ये सिद्धांत इसके क्या कहलाते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत। सिद्धांत मतलब इसमें जो जो मूल बातें हैं वही क्या है? नियम या सिद्धांत कहलाते हैं। देखो इसके बारे में, यह है व्यक्तिगत शिक्षण की पद्धति है। पहली बात तो यह है व्यक्तिगत शिक्षण की पद्धति है। शिक्षण को अनुदेशन ज्यादा बेटर होगा, निर्देश दिए नहीं, यह है व्यक्तिगत अनुदेशन की पद्धति है। अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ, अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ, अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ, इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे सोपानों में प्रस्तुत किया जाता है, छोटे छोटे सोपानों में प्रस्तुत किया जाता है, और बालक स्वयं की गति से सीखता है, स्वयं की गति से सीखता है, और तत्काल ही अपने उत्तर की प्रतिपुष्टि भी कर लेता है, और तत्काल ही अपने उत्तर की प्रतिपुष्टि भी कर लेता है, अपने उत्तर की प्रतिपुष्टि भी कर लेता है। फीडबैक भी लेता, सही है या गलत। प्रतिपादक बीएफ स्किनर, प्रतिपादक बीएफ स्किनर। लेकिन मैंने स्वचालित पुस्तक का निर्माण किया, अभी तो प्रतिपादक कहते हैं इनको, स्वचालित पुस्तक का निर्माण किया, स्वचालित पुस्तक का निर्माण किया। नोट लगा के लो, इनसे पहले मशीन किसने बनाई थी? लिख लो, इनसे पूरा नोट लगा के लो। इनसे पूरा सिडनी एल पेशे ने, इनसे पूरा सिडनी एल पेशे ने शिक्षण मशीन का निर्माण किया। सिडनी एल पेशे, क्या बोलते मैंने? सिडनी एल पेशे
ने शिक्षण मशीन का निर्माण किया? और भारत में सबसे पहले कहाँ पर अपनाया गया? इसको इलाहाबाद में अपनाया था 1963 में। तो ये बिल्कुल एक अच्छा सवाल है ये भी। भारत में अभिक्रमित अनुदेशन का सर्वप्रथम प्रयोग इलाहाबाद 1963 1963 में किया। सिद्धांत लिखो इसके भी, जो मैंने ये बताई थी, छोटी छोटी बातें, ये दो चार लाइनें होने से। सिद्धांत नंबर 1, सिद्धांत नंबर 1, लघु पदों का सिद्धांत। नंबर 1, लघु पदों का सिद्धांत। छोटे छोटे पद हैं इसमें। स्वय गति का सिद्धांत। नंबर 2, स्वय गति का सिद्धांत। इसका मतलब सीधा सा है, जो फ्रेम में लिखा है अपनी गति से पढ़ेगा, जो जल्दी जल्दी पढ़ेगा, धीरे धीरे पढ़ता है, धीरे उसकी बात कैसे पढ़ो, किताब दे दी उसको, उस किताब को पढ़ने की जिम्मेदारी किसी इंडिविजुअल होती है। तीसरा सिद्धांत लिखो, तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। प्रतिपुष्टि का सिद्धांत यानी फीडबैक, तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। नंबर 4, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, रेस्पॉन्स, एक्टिव रेस्पॉन्स होता है इसमें। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। पांचवा कौन सा हो जाएगा? स्वयं मूल्यांकन का सिद्धांत, खुद ही जांच कर लेता है कि मैं सही हूं या गलत हूं। लास्ट में एक सवाल पूछा जाता है, कितने प्रकार का होता है? तीन। तीन कौन कौन से? अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। तीन कौन कौन से नाम तो बता दो मुझे। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। दूसरा कौन सा बता रहे हो? शाखीय ब्रांचेज। पढ़ा हुआ है तो फिर तो मैं यही पढ़ा रहा हूं। तीसरे नंबर पर देखिए, तीसरा अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। फिर चौथा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। अरे ये तो टॉपिक इसको भूल गए आप। CAI स्टूलर और डेविड ने दिया, लॉरेंस स्टूलर और डेविड ने दिया था ये। अब आप देखिए क्या समझने की बातें तीनों में क्या था। वैसे तो आपको नाम तो याद रह जाएंगे, पर समझना पहले आप एक बार उतारो, आपके ध्यान उतारने पे समझने पे नहीं। फिर बात करता हूं। जल्दी से लिखो नाम। इंग्लिश में नाम है लीनियर ब्रांचेज, और उसके बाद अवरोही को क्या कहते हैं? डिसेंडिंग, और फिर उसके बाद CAI है। बाद में बताना, पहले समझते हैं एक एक चीज को बारीक से। देखिए रेखीय को देखिए हम यहाँ पर एक नाम और भी देते हैं, चैन या श्रृंखला भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या नाम है इसका? श्रृंखला। और हिंदी में श्रृंखला, इंग्लिश में नाम क्या हो जाएगा? चैन। चैन देखिए, और यहाँ क्या नाम है? लीनियर। देने वाले कौन से प्रतिपादक? DF स्कीनर। स्कीनर में देखिए होता क्या है इसमें देखो, कोई भी देखिए एक पेज को आपने निकाला, उस पेज को पढ़ा, और ये पेज कहलाता फ्रेम। और फ्रेम क्या है? हमारी फर्स्ट पहली। आप इसको क्या करेंगे? पढ़ना है कि मान लो किताब का पहला प्रश्न, उस प्रश्न को आप पढ़ेंगे। पढ़ना क्या है? क्रिया करना। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आपने पढ़ा है? पता नहीं है? उस पर लिखा हुआ है पन्ने पे। उसके बाद लिखे हैं उसके ऊपर 4 ऑप्शन। पहला लिखिए अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या नरेंद्र मोदी, या देखिए एक और हो सकता है कोई, ऐसे लिखे। अब बच्चे ने देखिए जैसे ही पढ़ा, और पढ़ते ही बच्चा तुरंत क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। पढ़ते ही क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। अनुक्रिया ये है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुन लेगा। अब देखिए उसको ये भी पता लगाना मेरा उत्तर सही है या गलत। दूसरे फ्रेम पे जाएगा, जाते ही सबसे पहले उत्तर लिखा मिलेगा। यहाँ इस सवाल को तैयार नहीं है, अगली फ्रेम पे मिलेगा, फ्रेम नंबर 2 पर मिलेगा। यहाँ पर क्या लिखा मिलेगा? उसका उत्तर। उत्तर को पढ़ते ही वो अपनी प्रतिपुष्टि कर लेता है। उत्तर को पढ़ते ही क्या कर लेता है? प्रतिपुष्टि कर लेता है। अब आप देखिए यहाँ उसका उत्तर यदि गलत है तो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है कि मुझे इस उत्तर के आंसर देना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए अनुक्रिया क्रिया हुई, उसकी अनुक्रिया यानी व्यवहार परिवर्तन कर लिया बच्चे ने। तत्काल अपने काम की प्रतिपुष्टि कर ली, तत्काल अपने क्या किया? उसके उत्तर की जांच भी कर ली और मूल्यांकन भी कर लिया। नीचे लिखा रहता है यहाँ दूसरा क्वेश्चन। फिर देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ना क्या कहलाता है? क्रिया। फिर उसका देखिए क्या करेगा? रेस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। अब तीसरा पन्ना उलटेगा उस किताब का, और जैसे इस पेज पर जाएगा तो ये कहलाएगी फ्रेम नंबर 2, और ये कौन सी? तो बताओ सबसे पहले क्या मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, और आगे क्या मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 3। ये पैटर्न की किताब होती है, इस किताब को कहा है स्वयं चालित पुस्तक। किसी की जरूरत नहीं, बच्चा उल्टे जाता है, पढ़ते जाता है। और क्वेश्चन कैसे? छोटे छोटे पद कैसे हैं? छोटे छोटे पद हैं, अपने ऊपर की प्रतिपुष्टि करता है, उसका मन करता है उसी स्पीड से पढ़ता है, स्वयं से पढ़ता है। इसी को हम कहते हैं रेखीय। रेखीय क्यों कहा? क्योंकि वो तो किताब के पन्ने हैं, एक के बाद एक, बीच में से नहीं निकाला, बीच में निकाला तो नहीं मिलेगा। 3 को छोड़ने वाले सवाल पे चलता हूं, ध्यान से चलता है। इसलिए इसको कहा जाता है चैन नहीं तोड़नी है। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, इसलिए चैन या श्रृंखला या लीनियर कहते हैं। इसको लेकर कई विद्वानों ने कहा बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। क्या कहा इसको? बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, रेखीय, चैन, श्रृंखला, लीनियर देने वाले DF स्कीनर। इसका पैटर्न समझ में आया नहीं आया? पूछा जाए रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का उद्देश्य क्या है? बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करना। यानी पहले तो मैं समझा था अटल बिहारी वाजपेयी है प्रधानमंत्री, लेकिन उत्तर से पता चला नरेंद्र मोदी है वर्तमान में, तो मेरे व्यवहार में चेंज आया नहीं। और व्यवहार में चेंज को क्या कहते हैं? सीखना। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का क्या है? व्यवहार में परिवर्तन करना। समझे या नहीं? पता है मैंने इसको शुरू में पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया। मूल चीज निकाली इसकी नदी, तब जाके पता चला कि कहना क्या चाहता है। इतने सरल तरीके से नहीं है जैसे आपको मैं बता, एक किताब बना के मैंने सेट हो गया। अब देखो दूसरा साकिया वाला, देखिए नॉर्मन क्लाउडर ने दिया था। क्लाउडर इन्होंने क्या बताया? देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। ऐसी ये किताब, उस किताब को क्या नाम दिया? फ्रेम। क्या नाम दिया? फ्रेम है। फ्रेम 1, इसमें प्रश्न नहीं लिखा हुआ है, छोटा सा पैराग्राफ है, 4-5 लाइनों का, 4-5। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद ये प्रधानमंत्री बना, उसके बाद ये सही पैराग्राफ है, वो कहलाती फ्रेम 1। बच्चे ने इसको पढ़ लिया, बच्चे ने इसको क्या किया? पढ़ा। अब पढ़ने के बाद देखिए यहाँ इसके नीचे क्वेश्चन होंगे, फिर क्या होंगे? इसमें सवाल होंगे, और अब देखिए बच्चे को आंसर देना। यहाँ ऑप्शन बहुत सारे हैं, यहाँ ऑप्शन क्या है? काफी है। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ये क्या है? ऑप्शन है। देखिए कितने ऑप्शन है? तो देखिए इसकी क्या बनी? ब्रांच बनी, शाखा। शाखा बनी, लीनियर सीधा सवाल, यानी पहला पन्ना पे आपने जो कुछ लिखा था सब पढ़ लिया, क्वेश्चन पूछा, उसके बहुत सारे ऑप्शन है। अब ये जो ऑप्शन है आपको ऑप्शन चुना, मान लीजिए इसका उत्तर आपने चुन लिया सही, तब तो ये कहेगा अब दूसरा पेज पढ़ो। आप कहां चले जाओ? दूसरे पेज पर चले जाओ, उसकी रिस्पेक्ट ऐसी हो। लेकिन अगर आपने आंसर सही उत्तर को लिखा, मैंने स्क्वायर में गलत उत्तर को लिखा है, कॉलम, इसमें 2 तरह के पेज होते हैं इस किताब के अंदर। कैसे बने हैं? एक पेज तो देखिए कैसे है, ये वाले, एक पेज है ऐसे। ये तो देखिए ये जो पहला था ये तो गलत पेज था, रॉन्ग पेज, और ये होम पेज। जैसे आप देखिए अलग अलग आती है, कटिंग अलग अलग एक ही बात है। तो 2 तरह के बने हैं उस किताब में, एक का नाम तो रॉन्ग पेज, एक का नाम है होम पेज। कैसे है? 2 प्रकार। अगर देखिए बच्चे ने सही दिया तो आप होम पेज पे जाओगे, ऐसा वाला है ना, ये होम पेज। अगले पे आप इस बने बोलोगे, वहां से पढ़ लोगे। अरे मान लीजिए आपने गलत आंसर दे दिया, जवाहरलाल नेहरू की जगह जैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, आपने जवाहरलाल नेहरू की जगह इंदिरा गांधी को टिक कर दिया, तो आपका आंसर क्या हो गया? गलत। अब आपको देखिए ये लेके जाएगा रॉन्ग पेज पर, क्योंकि आप नहीं जानते इंदिरा गांधी के बारे में। तो यहाँ पर क्या लिखा रहता है? पेज नंबर 25 पर इसका विवरण देखें, किताब का पेज नंबर निकालेंगे 25, वहां पर डिटेल किसकी है? इंदिरा गांधी। पता लग जाएगा इंदिरा गांधी कब बनी थी प्रधानमंत्री। हमारी ज्ञान और ज्यादा वृद्धि होगी। क्या होगी? यहाँ पर और ज्यादा वृद्धि हो जाती है, और हमें गलत आंसर देने पर देखिए हमें कहां ले जाया जाता है? रॉन्ग पेज पर। सही आंसर देने पर अगले पेज पर ले जाया जाता है। फिर वही देखिए यहाँ ये पैटर्न चलेगा, A, B और C। कोई सही आंसर
के बाद एक डिटेल पढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ दो भाव होते हैं, उपचार और निदान और उपचार। गलत उत्तर देना तो शायद इलाज करना पड़ेगा। रॉन्ग पेज पे जाके सॉल्व करने को पेज नंबर इसका उत्तर है। इसको कहते हैं साखी। वहां तो क्रम से चल रही थी, अगले पेज पे उत्तर मिल जाएगा, यहाँ उत्तर तो मिलेगा लेकिन व्याख्या नहीं मिलेगी, उस प्रश्न की कहाँ मिलेगी, अगले कोई प्रश्न के ऊपर मिलेगी। इसको कहते हैं साखी। समझ में आया दोनों? ये है आंतरिक अधिकरण, अंदर के पेजों में उत्तर ढूंढते हैं, अंदर के पेजों में ढूंढते हैं। इसमें दो प्रकार के पेज होते हैं, रॉन्ग पेज और होम पेज। क्या उसमें थे? उसमें नहीं। वो उसका काम क्या था? व्यवहार परिवर्तन करना। इसका काम क्या है? क्या उद्देश्य इसका? निदान का मतलब कमियों का पता लगाना, इसी से कमियों का पता लगाना। समझ में आ रहा है कि मतलब उपचार करके हाथों हाथ पेज नंबर पे जाकर देख लो तो किताब में कितने तरह के पन्ने लगा के? दो तरह के। हमारा लिखा रहता है होम पेज, रॉन्ग पेज, कलम से पहचान लेते हैं कलर से या उनकी कटिंग से। गोलाई में कटिंग है पेज की, रॉन्ग पेज, और इसमें स्क्वायर में होते हैं रजिस्टर में रखने वाला स्क्वायर होता है नहीं रजिस्टर। वो कैसे कहते हैं? होम पेज पढ़ते चलो, रॉन्ग पेज पीछे होते हैं, काले होते हैं, और ये ज्यादा अच्छी चीज लगी मुझे ताकि प्रश्नों की व्याख्या तो मिल जाए। ऐसी देखिए जो गाइडें होती है ना मार्केट में आती है, जैसे पिछले वर्षों के पेपर लावा और व्याख्यात्मक रूप से मिल जाए, ये वही तो पैटर्न है। बच्चा से व्याख्या पढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। ये तो दो प्रकार की विभिन्न तरह से इनको लिखते हैं, फिर उनको बात कर लेते हैं, भूल जाएंगे। देखो नंबर 1 दो लाइन लिखो। देखिए विभिन्न तरह से नीचे लिखा है श्रृंखला या चैन, ये कहते हैं इसको, नीचे बना दो लाइन और प्रतिपादक भी लिख लो। प्रतिपादक बड़ा समस्या तो रीड वालों में आती है, उनको यदि आपने ये निकाला लिखो तो लिखते नहीं, बोल कुछ बना दो, बैठे रहते हैं। तो बेचारे 12वीं पास है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, 12वीं का डिप्लोमा लिया है 2 साल का, अब उनको क्या पता कैसे पढ़ना है। मैंने एक बनाना ये वाला, देखिए तो श्रृंखला चैन प्रतिपादक दिया जिसकी बात अभी चित्र बना लो, फ्रेम 1 फ्रेम 2, फ्रेम 1 और फ्रेम 2। अभी दूसरा नहीं बनाना है, पहले एक। प्रतिपुष्टि कौन सी फ्रेम में मिलेगी? दूसरी में मिलती है। अरे मैंने ये लाइन खींच रखी है, ये प्रतिपुष्टि, उसका उत्तर है ये। और उसके बाद क्या फ्रेम है? फ्रेम नंबर 2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पहले तो क्या लिखेंगे? प्रतिपुष्टि, और फिर लिखो फ्रेम 2। फ्रेम 2 का मतलब कोई नया सवाल है यहाँ। जल्दी जल्दी टाइम आगे ज्यादा बड़ी घंटा हो गया। उद्देश्य को नीचे व्यवहार परिवर्तन करना, व्यवहार परिवर्तन करना। दूसरे वाले में प्रतिपादक नॉर्मन क्लाउडर, प्रतिपादक कौन है? नॉर्मन क्लाउडर। फ्रेम बनाओ इसमें, फ्रेम 1 फ्रेम 2, फ्रेम 2। क्या होता है इसमें? निदान और उपचार, दो प्रकार के पेज, रॉन्ग पेज टोले में, होम पेज, दो प्रकार के पेज। उद्देश्य क्या है? निदान एवं उपचार करना। ब्रांचेस में बनी हुई इसलिए ब्रांचेस कहते हैं इसको। लिख लिया? उसके बाद देखिए इसमें उद्देश्य निदान एवं उपचार करना, लिख लो दो प्रकार के पेज, रॉन्ग पेज और होम पेज। अब चलते हैं, देखिए कौन सा आता है? मैथमेटिक्स। इसका नाम क्या है? अवरोही। प्रतिपादक किसने दिया था? ये थॉमस गिलबर्ट ने, और थॉमस गिलबर्ट ने इसे कहा था मैथमेटिक्स। क्या कहा था इसको? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो शब्द बना है मैथीन से, ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका नाम क्या है? मैथीन, और मैथीन का अर्थ होता है सीखना, लर्निंग, सीखना। इसका ये चीज लिखो, प्रतिपादक थॉमस गिलबर्ट। इसे मैथमेटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैथमेटिक्स भी कहते हैं। मैथमेटिक्स शब्द किससे बना है? ग्रीक भाषा के मैथीन से, और मैथीन का अर्थ होता है लर्निंग यानी सीखना। दोबारा से, प्रतिपादक थॉमस गिलबर्ट। मैथमेटिक्स शब्द जिसकी उत्पत्ति होती है ग्रीक भाषा के मैथीन, मैथीन का अर्थ होता है सीखना। पता है गिलबर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कुछ वस्तुओं को रख दो, जैसे केला, आम और उसके अलावा सेब। ये चीजें एक जगह रखी हुई है, इनको सबसे पहले अलग अलग करो। क्या करो? इनको अलग एक जगह रखी हुई है, सारी चीजों को क्या करो? अलग अलग। फिर उसके बाद देखिए इनके लिए एक सामान्य नियम बनाओ, इनको देखकर पहचानो क्या है? ये तो फल है, ये तो क्या है सारे? तो ये फल क्या है? हमारे लिए क्या बन गया? एक नियम बन गया। तो चीजों को सोल्व करने का एक अल्गोरिथम बताया था इन्होंने, और विशेषकर गणितीय चीजों को। इसलिए देखिए ये जो दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? थॉमस गिलबर्ट, और इसका प्रयोग गणित शिक्षण में किया जाता है सबसे ज्यादा। चीजों को देखिए, जैसे मैंने कुछ वस्तुएं लिखी यहाँ, बाद में इनको हमने अलग अलग कर दिया सबको, फिर हमने देखा, देखने पर पता चला ये तो सब क्या है? फल है। तो हमारा एक सारा सा नियम बन गया, ये सब वस्तुएं क्या है? फल है। ऐसी चीजें बनाई जाती हैं, इसके अंदर उसी को हम क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। तो इसमें दो चीज पूछता है, प्रतिपादक शब्द कौन सा है? मैथमेटिक्स, किससे बना है? ग्रीक भाषा के मैथीन से, इसका क्या होता है? सीखना। और ये वाला आपने पढ़ लिया था कंप्यूटर साइंस। किसने दिया था ये मॉडल? किसने दिया था ये मॉडल? लिख लो, डेनियल डेविड और स्टूलरो। डेनियल डेविड और स्टूलरो। डेनियल डेविड और स्टूलरो। चार पूरे हो गए। इसमें कुछ नहीं समझाना। जब कंप्यूटर में CAI और CAL के उदाहरण पढ़ोगे तब वहां पर देखिए इसको अलग से डिटेल से मॉडल को बताया जाता है। या तो केवल क्या लिखो? नाम लिखो। यहाँ शिक्षक कितने निर्देश कौन देता है? कंप्यूटर देता है, उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। नाम अच्छा नाम लिखना था। क्या नाम बताया था? डेविड और स्टूलरो। देखो इसके प्रतिपादक आया हुआ सवाल है ये। डेनियल डेविड और स्टूलरो द्वारा दिया गया मॉडल। कहां गए हमारे भाई? ये चारों कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए समस्या समाधान, दो लाइन लिखो इनके बारे में। देखो ये हमारे पास समस्या समाधान। फटाफट बताते चलो। प्रतिपादक सेंट थॉमस एवं सुकरात। आधुनिक प्रतिपादक, आधुनिक प्रतिपादक जॉन डीवी और उनके शिष्य किलपैट्रिक। फटाफट लिखो। प्रतिपादक सेंट थॉमस और सुकरात अपने संवादों से इसकी उत्पत्ति होती है। आधुनिक प्रतिपादक विचारधारा को मानने वाले कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन डीवी और किलपैट्रिक से इसकी क्या होती है? उत्पत्ति। इसलिए आधुनिक और प्रतिपादक। तो लिखो उद्देश्य, क्या उद्देश्य है इसको देने का? इसमें पढ़ाओगे? उद्देश्य वैज्ञानिक विधि द्वारा समस्याओं का समाधान करना। वैज्ञानिक विधि द्वारा समस्याओं का समाधान करना। वैज्ञानिक विधि द्वारा समस्याओं का समाधान करना। देखिए दूसरी लाइन, मानसिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा उद्देश्य क्या है? मानसिक शक्तियों का विकास करना।
मानसिक शक्तियों का विकास करना। याद रखना मानसिक शक्तियां दो तरह की होती हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप में सामूहिक। तो यहाँ व्यक्तिगत मानसिक शक्तियां कौन सी हैं? तर्क, चिंतन, मनन, सूझ, कल्पना। देखो लेकिन मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है, इनके आधार पर बच्चा देखिए समस्या को सॉल्व करता है। तर्क, चिंतन, मनन, सूझ और कल्पना व्यक्तिगत मानसिक शक्तियां हैं ये सब। सामूहिक बातें नहीं ये सब, केवल इंडिविजुअल। बच्चा देखिए अपने दिमाग में जोड़ अपना संश्लेषण करता है, चीजों को तोड़ता है, जोड़ता है और समस्या का निकालता है समाधान। चिंतन किसको कहते हैं? एक शब्द है चिंतन और चिंता। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो देखिए उसके ऊपर सोचना शुरू करता है व्यक्ति, और जब तक देखिए वो उस समस्या को सोल्व नहीं कर लेता है तब तक वो चिंता बनी रहती है, और सोल्व करने पर हम उसको कहते हैं थिंकिंग। तो चिंतन क्या है? प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बीच की कड़ी है। चिंता क्या है? जो प्रॉब्लम के कारण आती है चिंता तब तक चलती रहती है, चिंता जब तक उसका समाधान, और समाधान होते ही हम चिंता को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? चिंतन में। अच्छा चिंतन हम सामूहिक रूप से करते हैं इंडिविजुअल करते हैं? मनन सामूहिक करते हैं या इंडिविजुअल? वैसे हो सकता है सामूहिक, लेकिन सोचेंगे तो इंडिविजुअल। चलो आगे चलते हैं दूसरी केस के साथ जुड़ी हुई पहली स्टोरी को। मानस मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। स्टॉर्म मानी तूफान, मस्तिष्क में उथल-पुथल मचाने वाली एक दया। मेरे के रूप में मानस मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। बहुत सारे नाम अंग्रेजी में याद रखना। मस्तिष्क उद्वेलन, बहुत सारे नाम है इसके। मस्तिष्क उद्वेलन, मस्तिष्क विप्लव, बहुत सारे नाम है। मस्तिष्क झंझावत, तूफान, स्टॉर्म्स। मस्तिष्क झंझावत, भूगोल में देखिए तूफानों को झंझावत कहा जाता है, या हलचल। मस्तिष्क हलचल, मस्तिष्क में क्या बचा दीजिए? हलचल। इसका प्रतिपादक, इसके अंग्रेजी में नाम याद रखना, एक ही ब्रेन स्टॉर्मिंग, हिंदी में नाम की आवश्यकता नहीं है। प्रतिपादक, प्रतिपादक, एलेक्स, फैक्नी, ऑस्बॉर्न। ये देखिए यूएसए के अंदर विज्ञापन कंपनी के मैनेजर थे ऑस्बॉर्न साहब। ये चाहते थे मेरे विज्ञापन इतने अच्छे हैं कि दुनिया के सब लोग देखें, मेरा विज्ञापन जब टीवी पे चले तो सबका ध्यान केंद्रित हो जाए, ये चाहते थे। और मैं लोगों के माइंड को ऐसे वाश कर दूं जो मेरे विज्ञापन से जो चीज आए वो सब लोग खरीदें, ताकि मस्तिष्क में क्या बचा दूं? उथल-पुथल मचा दूं, तूफान ला दूं, और व्यक्ति खरीदने को क्या हो जाए? मजबूर हो जाए। वो कौन थे? यूएसए के अंदर देखिए मैनेजर एक विज्ञापन कंपनी में एलेक्स, फैक्नी, ऑस्बॉर्न। इन्होंने ये विधि दी। इन्होंने कहा बच्चे के अंदर व्यक्तिगत रूप से तूफानों के हलचल नहीं, विचारों की सामूहिक रूप से कुछ मानसिक क्रियाएं कराओ ताकि उस मस्तिष्क को झकझोर दो, और अचानक से बच्चा का एक आइडिया आया। अचानक से नए विचारों की क्या हो? तो क्या करवाएं कक्षा में? वाद विवाद करवाओ। क्या करवाओ? संवाद, वार्तालाप करवाओ, चर्चा करवाओ। देखिए कक्षा आपस में बच्चे करेंगे तो नई बात आती जाएगी, और टीचर शाम पर लिखा जाएगा उस चीजों को। देखिए मानस मंथन नाम से समुद्र मंथन, एक तरफ देवता और एक तरफ, और समुद्र के पानी को मंथ रहे थे, हलचल कर रहे थे, स्टॉर्म झंझावत उत्पन्न कर रहे थे। अचानक से नई वस्तु उत्पन्न होगी। ऐसे ही इस मस्तिष्क को इतना झकझोर दो, वाद विवाद, वार्तालाप, चर्चा, डिस्कोर्स, इन चीजों में इतना देखिए उथल-पुथल मचा दो, बच्चे के अंदर नए विचारों की अचानक से क्या हो जाए? उत्पत्ति हो जाए। ये चाहते हैं नए विचारों की उत्पत्ति करना। लिख लो उद्देश्य, अचानक से नए विचारों की उत्पत्ति करना, अचानक से नए विचारों की उत्पत्ति करना, नए विचारों की उत्पत्ति करना, अचानक से नए विचारों की उत्पत्ति करना। सामूहिक रूप से मानसिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा उद्देश्य क्या है? सामूहिक रूप से मानसिक शक्तियों का विकास करना। देखिए लिख लो कौन कौन सी मानसिक शक्ति है? वाद विवाद, चर्चा, परस्पर संवाद, वार्तालाप, वार्तालाप। अब एक चीज है सबसे ज्यादा पता है आपको कंफ्यूज किसमें हो? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हो गए। यहाँ व्यक्तिगत रूप से देखिए सोचता है वैज्ञानिक तरीके से, चीजों को तोड़ मरोड़ के वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करता है और समस्या का निकालता है। यहाँ पर सामूहिक रूप से देखिए हलचल मचाई जाती है बच्चे के मस्तिष्क के अंदर, और तभी तो नए आइडिया आएंगे बच्चे को। तभी तो मुझे भी आइडिया है, मैं बताता हूँ इस चीज का। और आइडिया सोचने से कभी नहीं आते, अचानक से आते हैं। हमेशा क्या होते हैं? अचानक से नए विचार आते हैं। आप लोग अचानक देखिए एक बात सोचते हैं, कुछ नहीं आता है, लेकिन कई बार देखिए जब किसी से वार्तालाप करते हो तो आपको पता है जैसे आप सोच के मैं ये बात कहूंगा, मिलते ही अपने आप देखिए बातें होने लगती है, और बातें क्या होती बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब है कि अपने आप ही नई बातें आना शुरू हो जाती है। जब हम देखिए अकेले बैठे रहेंगे सोचते रहेंगे तो आइडिया नहीं आता, तब तो हम वैज्ञानिक तरीके से समस्या का समाधान, या तो समस्या नहीं है या तो नए विचारों की क्या करनी है? उत्पत्ति करने वाला मेथड है। और दिया किसने था? विज्ञापन कंपनी का एक मैनेजर जिसका नाम क्या था? देखो प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि या व्यू रचना, या तो विधि नाम नहीं है, व्यू रचना है। व्यू रचना, प्रोजेक्ट इसमें दिया था। प्रोजेक्ट जो शब्द था कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के देखिए हेड रिचर्डसन थे, उन्होंने दिया था प्रोजेक्ट शब्द, जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम लेते थे। उनके साथी के साथ उसी यूनिवर्सिटी में काम करते थे जो बहुत बड़ी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी। उन्होंने देखा कि लोग इन चीजों में प्रोजेक्ट बना सकते हैं तो शिक्षा में बना। उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा हम लोगों को ताकि शिक्षा में क्या बनानी चाहिए? प्रोजेक्ट बनानी चाहिए। इनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा इनके एक शिष्य पर, जिनका नाम देखिए विलियम हेनरी किलपैट्रिक। क्या नाम था? विलियम हेनरी किलपैट्रिक। उस पर पड़ा और उसने इस विधि के रूप में क्या कर दिया? प्रतिपादन। उनका सहयोग किया था उनके एक साथी प्रोफेसर स्टीवेंसन, उसने इस विधि को परिभाषित करने का काम किया। और ये विचारधारा किस पर आधारित है? लर्निंग बाय डूइंग। और लर्निंग बाय डूइंग को हम कहते हैं प्रयोजनवाद। क्या कहते हैं हम? और प्रयोजनवाद का मतलब होता है करके सीखना। और एक मात्र ऐसी विधि है जिसको करके सीखने पर आधारित है, जिसमें मानसिक और शारीरिक दोनों विकास शामिल होते हैं, और उसी का नाम क्या है? प्रोजेक्ट। लिख दो लाइन। प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक, विलियम हेनरी किलपैट्रिक, प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक। देखिए कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए की यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए। देखो परिभाषित, परिभाषित इसमें क्या था? स्टीवेंसन, स्टीवेंसन परिभाषित। देखो इस विधि का आधार प्रयोजनवाद, इस विधि का आधार प्रयोजनवाद। हयूरिस्टिक पद्धति किसने दी थी? आर्मस्ट्रांग। और इसमें एक आउट चलते यूरेका 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 खोज लिया खोज लिया। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था जब उसने इसको खोज लिया तो यूरोप की सड़कों पर चलाने लगा यूरेका यूरेका, और उसी से हमारी एक पद्धति बन गई। साइंस वालों के लिए पूछी जा सकती है हयूरिस्टिक पद्धति किसने दी थी? देखो आप हयूरिस्टिक व्यू रचना। दूसरा नाम क्या है? अनुसंधान या खोज। क्या कहते हैं? अनुसंधान या खोज भी कहते हैं। प्रतिपादक, दूसरा नाम क्या लिखा आपने? अनुसंधान या खोज। इसे स्व ज्ञान विधि भी कहते हैं। खोज कर देखिए ज्ञान प्राप्त करना, स्व ज्ञान विधि, स्व ज्ञान विधि। खोज कर ज्ञान प्राप्त करते हैं इसलिए इसे स्व ज्ञान विधि भी कहते हैं। देखो हयूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति, वो भी पढ़ो शब्द तो लिख लो। हयूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति, हयूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के हयूरिस्को से हुई है। लिख बोर्ड में मैंने, जिसका अर्थ मैं खोज कर जानूंगा। आई डिस्कवर्ड, खोज कर जानूंगा, मैं खोज कर जानूंगा। प्रतिपादक लिख लो इसमें। प्रतिपादक कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग।
बी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। उसके बाद देखिए ये तो कोई विधि है नहीं, यहाँ काम नहीं आती रोल प्लेइंग सवाल भी, लेकिन यहाँ से जरूर पूछ लेता है छोटा सा। और कल यहाँ पढ़ेंगे अपने नाम सामाजिक अभिव्यक्ति विधि, सोशल रेसिटेशन मेथड। सामाजिक सोशल रेसिटेशन अभिव्यक्त एक तरह से विधि या व्यूह रचना। देखिए सामाजिक किससे बना है? समाज से। और समाज किसको कहते हैं हम? व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह। दूसरा शब्द है अभिव्यक्त, विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना। अर्थ क्या हो गया? सामूहिक रूप से अपने विचारों को प्रकट करना। जैसे कक्षा में कोई बच्चा खड़ा होकर अपनी बातें ये सोशल रेसिटेशन मेथड। सामूहिक रूप से विचारों को क्या करना? प्रकट करना ही क्या कहलाता है? सामाजिक या सामाजिक अभिव्यक्ति विधि, यानी समूह में अपने विचारों को प्रकट करना। देखो इसका सामाजिक अर्थ होता है व्यक्तियों का समूह, अभिव्यक्त होता है विचार प्रकट करना। अर्थ लिख लो इन दोनों को जोड़ के, सामूहिक रूप से विचारों को प्रकट करना। अर्थ लिख लो, सामूहिक रूप से विचारों को प्रकट करना, सामूहिक रूप से विचारों को प्रकट करना, विचारों को प्रकट करना। हेडिंग डालो इसमें, इसके ऊपर प्रतिपादक नहीं है, कहीं आप पूछने लग जाएं। लिखो इसमें इसका स्वरूप, इस विधि का रूप क्या है? दो रूप है इस विधि के, स्वरूप औपचारिक और अनौपचारिक। कितने रूप हैं? दो रूप आते हैं, औपचारिक जो नियम और क्रम से व्यवस्थित हो, फॉर्मल, औपचारिक समूह चर्चा या औपचारिक चर्चा स्वरूप, स्वरूप। दूसरा है अनौपचारिक चर्चा स्वरूप। कितने रूप हो गए? दो। औपचारिक पहले से ही देखिए आयोजित किया जाए, इसको कितना देर बोलना है, क्या क्या काम करना है, पूरे नियमों में बंधी हो चर्चा। ऐसी चर्चा जो देखिए अचानक से कर दी जाए, ना कोई नियम ना कोई क्रम, जैसे क्लास में चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आगे देखिए रशिया और यूक्रेन के बारे में कुछ बताना है, बच्चों को कहते हैं चर्चा करो, ये कैसी अनौपचारिक। या आज कल देखिए इन बच्चों को बोलना है 5 मिनट के लिए बोलना है, ये कैसी औपचारिक होगी? औपचारिक स्वरूप हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले होता है पैनल, एक मिनट भाई। दूसरा होता है सिंपोजियम, सिंपोजियम को हिंदी में हम कहते हैं विचार समिति। तीसरा होता है सेमिनार, सेमिनार को हिंदी में कहते हैं विचार गोष्ठी। चौथा होता है वर्कशॉप, हिंदी में कहते हैं कार्यगोष्ठी। पांचवा होता है देखिए कॉन्फ्रेंस, ज्वलंत मुद्दों पर आयोजित होती है, हिंदी में कहते हैं कॉन्फ्रेंस को सम्मेलन। ये इसके रूप में देखो विभिन्न प्रकार के। पैनलिस्ट टीवी में आप देखते हो, पैनलिस्ट का होता है और स्क्रीन में दिया गया 1929 में ये शब्द एक लघु या विशिष्ट लोगों का समूह, 4-5 टीवी में दिखाते हैं पैनलिस्टों को, जो अपने विषय के क्या होते हैं? विषय विशेषज्ञ होते हैं। तो ऐसे समूह को हम कहते हैं पैनल। सिंपोजियम लोटियो द्वारा दिया गया एक शब्द, ने कहा था अगर सुंदर विचारों का आदान प्रदान देखना है तो सिंपोजियम पे जाइए आप। विचारों का सुंदर आदान प्रदान, आध्यात्मिक 10 लोग बैठ के 10 बैठ के तो शास्त्र द्वारा दोनों के बीच में वो सिंपोजियम। फिर आता है सेमिनार, ये बात लोग भी सुनते हो, और आजकल तो सेमिनार को कुछ महा सेमिनार और नया कंसेप्ट क्या होता है? सेमिनार एक व्यक्ति आता है अपने विचारों को प्रकट करके चला जाता है, इसलिए विचार गोष्ठी। वर्कशॉप, यहाँ विचारों के साथ साथ वर्क भी कराया जाता है, यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य के साथ साथ क्रियात्मक उद्देश्य भी। ज्वलंत मुद्दों पर आयोजित किए जाते हैं सम्मेलन, जैसे G20 सम्मेलन अभी हुआ था, कॉन्फ्रेंस। चलो कल बात करते हैं